1.4 की कंसिडरेशन इन प्लानिंग फर्स्ट। मतलब कि की कंसिडरेशन इन प्लानिंग फर्स्ट का मतलब है कि हम जो जैसे हमें मैम कोई भी टॉपिक देती है ना पढ़ने के लिए, तो हमें क्लास से पहले वो टॉपिक पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है। की कंसिडरेशन इन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि एक की मतलब एक आइडिया कि हम प्लान क्यों कर रहे हैं। तो की कंसिडरेशन प्लानिंग वन जो है वो पार्ट वन है। ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। तो सबसे पहले हम इसमें पार्ट वन पढ़ रहे हैं जो है 1.4 की कंसिडरेशन इन प्लानिंग। तो इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ अ टीचर कैन अचीव हिज एम विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और हाउ इज द बैकग्राउंड नॉलेज कंपल्सरी टू द लर्नर्स। तो देखिए, लर्निंग एंड द बैकग्राउंड नॉलेज मतलब कि लर्नर एंड देयर बैकग्राउंड, ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने चैप्टर को अच्छे से कराना जानते हो। अगर ये चीज क्वालिटीज नहीं होंगी टीचर के अंदर, तो ये एक डेंजर है जो हम अपनी एजुकेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका एवरीडे कॉन्सेप्ट एंड सिचुएटेड लर्निंग। अब इसके अंदर आता है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं ना, तो हम एक गोल करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि नहीं, इसका एग्जाम मई में है एंड मेरे पास 1 ईयर है, मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है। मेरा 1 चैप्टर या 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, या मेरा टारगेट ये है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, learning process should be successful and effective when its aim must be fixed and be limit। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है वो एम ओरिएंटेड होता है, तो जो लर्निंग प्रोसेस है ना आपका, वो एम ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो, वरना आपके टारगेट में डिले हो सकता है। एवरी वर्क इज बेस्ड ऑन एम्स, ओनली एम गिव अ ट्रू डायरेक्शन ऑफ अ वर्क। अब देखिए, एम क्यों जरूरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी है लर्निंग एक्सपीरियंस में। हम बिना एम के भी तो कर सकते हैं। अब बिना एम के अगर हम करेंगे ना कोई भी काम, तो हमारा वो काम डिले हो सकता है। जैसे कि मंडे मंडे से संडे हम डेज बनाते हैं, तो जब हम डे बनाते हैं, अब जैसे हम वेडनेसडे छोड़ देते हैं, हम संडे को फिर उसको रिव्यू करते हैं कि हमारा वेडनेसडे का वर्क रह गया है, तो इसलिए एम जरूरी है, जिससे कि हम उसे टाइमली कंप्लीट कर दें। सो बिकॉज अ टीचर स्टार्ट्स हिज टीचिंग वर्क एंड ऑल्सो फिक्सेस टीचिंग एम, इसलिए हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो एक एम, एक जो लेसन प्लान हो गया आपका, या फिर यूनिट प्लानिंग हो गई, या फिर आपका पूरे साल का जो कैरिकुलम हो गया, इसलिए ये सारे एम्स हम यूज करते हैं, जिससे कि हम लर्निंग ऑब्जेक्ट में सीधा सा ये बोला गया है कि एम बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। बिना एम के हम कोई वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, these teaching aim let him a right direction and also help him in the teaching process. These aim must be implemented a good teacher। एक अच्छा जो हमारे गुरु होंगे, वो हमें एक एम, एक गोल ओरिएंटेड टीचिंग करा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे एक हमारे ऑथर हैं जिनका नेम है R.K. शर्मा। उन्होंने क्या कहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो इफ द टीचिंग एम फुलफिल्स, then a teacher is must like a sailor who reaches his ship safe in the education sea। अब देखिए इसका क्या मतलब है लाइन का। R.K. शर्मा जी हमारे जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारी टीचिंग है, जो हमारे टीचर्स हैं, वो एक सेलियर की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे सेलियर का क्या मतलब है, सेलियर मतलब हम जैसे किसी भी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं ना कि हम इस डेस्टिनेशन पे जाएंगे और इस तरीके से सारी प्लानिंग करेंगे। तो वो डेस्टिनेशन को जब हम कवर करते हैं, टीचिंग में जब हम वो सिलेबस को कवर करते हैं, उसको सेलियर बोला गया है यहाँ पे, डेस्टिनेशन। हु रीचेस हिज शिप सेफ इन द एजुकेशन सी, मतलब एजुकेशन के टाइम पे हमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो एजुकेशन सी इसको बोला गया है समुंदर। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, एम्पल बुक्स हैं हमारी, जैसे ये बुक 2 है, सॉरी बुक 3 है, ठीक है, इसमें कितने सारे चैप्टर्स हैं, इसको टाइमली कवर करना एक एम के थ्रू, ये बोला गया है R.K. शर्मा
और हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने की। इफ अ टीचिंग एम्स फुलफिल द टीचर इज मस्ट लाइक अ सेलियर हु रीचेस हिज शिप सेफ इन एजुकेशन सी। आप ये अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हो। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट क्लियर एंड फैक्ट फॉर अ टीचर टीचिंग प्रोसेस हिज एम इज नॉट मेकिंग अ टीचिंग इफेक्टिव बट इम्पॉर्टेंट टू गेन टीचर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट विच इज वेरी इजी। देखिए इसमें इस लाइन अब ये कह रहे हैं शॉर्ट में अगर हम कहें तो टीचर सिर्फ टीचिंग प्रोसेस नहीं बता रहा है, हमें ये कह रहा है कि हम स्टूडेंट्स के माइंड को रीड करें कि स्टूडेंट्स किस तरीके से हमसे टीचिंग चाहिए, मतलब किस तरीके से बच्चे को समझ इजी लैंग्वेज में समझ आ सकता है और वो एक सक्सेस ओरिएंटेड वे में चल सकता है। अब इसमें लास्ट आता है दीज एम मस्ट बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट साइकोलॉजी एंड सोसाइटी एंड द नीड ऑफ नेशन। ये जो एम है टीचिंग के, ये क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो हमारे गुरु होते हैं वो स्टूडेंट को उस तरीके से पढ़ाएं जो सोसाइटी में भी वो चीजें आगे जाके उसको फॉलो अप करे, अच्छे से काम करे और एक अच्छी एजुकेशन के अंदर हमारी ग्रोथ हो सके। तो इसके अंदर 3 एम है। तो पहला है टू फाइंड आउट द बिहेवियर एक्टिविटीज विद इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, मतलब कि कैसे जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है हमारा, वो कैसे सोच रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे चीजों को लिख रहा है। टू फाइंड आउट द बिहेवियर एक्टिविटीज, हमने कोई क्वेश्चन दिया है तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स होती है आपकी, उसमें स्टूडेंट की साइकोलॉजी चेक की जाती है। एक क्वेश्चन को एम्पल ऑफ स्टूडेंट्स एम्पल ऑफ मेथड्स के साथ सॉल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट जल्दी सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट धीरे सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट 1 सेकेंड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट की बिहेवियर एक्टिविटीज को देख रहे हैं। सेकंड आता है आपका द डेफिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस विच आर अंडर अनचेंजेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। मत देखिए द डेफिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब है सोसाइटी के अंदर हम एक कम्युनिटी वैल्यूज जो होती हैं सोसाइटी की, एजुकेशनल वैल्यूज जो होती हैं, जो हमारी पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं, उसको लेके चलें। सर्कमस्टेंसेस विच आर अंडर चेंजेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर उसे कहीं भी अगर उसको जरूरत पड़ती है चेंज करने की तो वो चेंज कर सके, मतलब रिवर्सेबल हो सके, अच्छे से कम्युनिटी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चल सके। लास्ट है आपका टू डिफाइन दोज क्राइटेरिया बिहेवियर्स विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग एम्स on the planning level, the evolution be analysis and behavioral nature। लास्ट आपका कहता है कि ये नेशनल नीड से रिलेटेड है कि टू डिफाइन दोस क्राइटेरिया बिहेवियर्स, हम उन सारे क्राइटेरियाज को लेके चले जो हमारे एम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। जैसे कि प्रोकास्टिनेशन होता है, हम कितना ज्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं आज मॉडर्न एरा में। तो प्रोकास्टिनेशन को बच्चा ना लेकर चले ऑन द प्लानिंग लेवल, जो हमारी इजी, जो हमारी एजुकेशन को इजी बनाता है, और द एवोल्यूशन भी एनालिसिस एंड बिहेवियर नेचर, और जो आपकी एवोल्यूशन है, जो आपका पूरा जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो आपके बिहेवियर को भी जस्टिफाई करता है। और ये टीचर को क्या करता है, ये टीचर को एक अच्छी कंट्री, अगर हम सोशल लेवल पे देखें तो एक स्टूडेंट को स्कूल से ही, स्कूल और जो टीचर्स होते हैं हमारे, जैसा कि हमें पता है कि जो स्टूडेंट होता है वो ज्यादा समय स्कूल में बिताता है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हमारी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते पढ़ते ही बच्चा सीख सकता है। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके अंदर इन द टीचिंग प्रोसेस अ टीचर मस्ट बी यूज हिज ओन पास्ट teaching experience and also use the past knowledge of the student which is helpful in teaching experience। देखिए टीचिंग प्रोसेस में टीचर ये कह रहा है कि जैसा कि यहाँ पे अभी मैंने बात करी थी ट्रेनिंग की, यहाँ पे मैंने बात की थी आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और टाइमली वर्क को कराने की, जैसे हमारे ऑथर आर के शर्मा ने भी बताया। तो यहाँ पे टीचर अपने जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसको एनालिसिस करते हुए बच्चे को अच्छे से समझाते हुए अपने पास्ट नॉलेज को, और जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं ना, सबका पढ़ने का तरीका और करने का तरीका अलग होता है, तो बच्चे की जो काम करने का तरीका है उसको समझते हुए, बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस को समझते हुए और अच्छे से कराना। जैसे एक बच्चा है, मैं ए फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट है, तो ए स्टूडेंट मैथ्स की जो उसके टेबल्स हैं और जो
मतलब उसकी मैथ्स वीक है, उससे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता, तो जो टीचर है वो उसको आराम से बिठाए, समझाए कि डिवीजन ऐसे होता है या फिर कोई सम इस तरीके से होता है। टीचर कैन ऑल्सो नो ऑल कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट बुक, टीचर को सारे ही टेक्स्ट बुक्स के कंटेंट पता होने चाहिए विद द बैकग्राउंड नॉलेज और उसकी पास्ट नॉलेज। जैसे आपकी हिस्ट्री हो गई, अब हिस्ट्री बहुत टाइम से चलती आ रखी है, तो हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, तो बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आपको रियल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, सो ही हैज use these helpful aids in teaching process, she or he again makes effective teaching process smoothly। देखिए जो आपका की कंसिडरेशन इन प्लानिंग, उसका कंक्लूजन टोटली ये है कि जो हमारे टीचर हैं वो एक बहुत अच्छे से ट्रेंड हो, अच्छे से सब कुछ समझाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और आपके एक्सपीरियंस, आपके एवोल्यूशंस आप किस तरीके से समझ सकते हो उसको लेके चलते हो, और अपने जो पास्ट नॉलेज है और जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको कनेक्ट करके चलते हो। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सबको समझ में आ गई की कंसिडरेशन इन प्लानिंग? ओके, कंप्लीटेड। मैम कंप्लीटेड। ओके बेटा, प्रीति नेक्स्ट आपका है। मैं ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाऊंगी बेटा, क्योंकि आज ही मेरे जो हस्बैंड है उनकी दादी एक्सपायर हो गई है, तो आज मैं कॉलेज नहीं, मैं घर से ही क्लास ले रही हूँ। ओके मैम। तो हम देखते हैं अपना टॉपिक स्पेशल एजुकेशन। एक मिनट। तो देखो, तो पहले हम समझते हैं कि एक सेकेंड। पहले हम समझते हैं कि स्पेशल एजुकेशन होती क्या है। तो स्पेशल एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन इन सम वे। स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है जो कि नॉर्मल से थोड़े अलग है। वो जो बच्चे हैं वो अलग हो सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, और उनको लर्निंग एबिलिटीज में भी उनको दिक्कत हो सकती है। जैसे कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा, कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा बहुत धीरे सीखता है। तो ऑल दीज चिल्ड्रन नीड डिफरेंट टीचिंग मेथड। तो जितने भी अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते हैं ना, इन सब के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड होने चाहिए या फिर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई बच्चा बहुत धीरे सीखता है, अगर एक टीचर उसको अपनी नॉर्मल स्पीड में पढ़ाता जाए तो उस बच्चे को ना समझ नहीं आएगा, तो फिर वो पीछे रह जाएगा। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको हम बिल्कुल नॉर्मल उससे पढ़ा रहे हैं, तो फिर एजुकेशन में तो एक मिनट, हाँ। तो पहला है जीवन में समानता, यानी इक्वलिटी इन लाइफ। स्पेशल चिल्ड्रन शुड गेट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सो दे कैन लिव विद डिग्निटी इन सोसाइटी। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनको शिक्षा का अधिकार देना जरूरी है ताकि वे समाज में सम्मान के साथ जी सके। जैसे रवि सुन नहीं सकता था तो ना उसे स्कूल में अलग बिठाया जाता था, फिर बाद में ना एक टीचर ने उसको साइन लैंग्वेज से पढ़ाना शुरू किया, फिर कुछ साल बाद वो जो बच्चा था वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। ठीक है, तो ना हम ऐसे ना बिल्कुल अलग नहीं कर सकते उन बच्चों को, पर उनको पढ़ाना हमें जरूरी है। इसका जो सेकंड नीड और सेकंड इम्पोर्टेंस है वो है राष्ट्रीय विकास, यानी नेशनल डेवलपमेंट। एवरी चाइल्ड इज एन एसेट टू द नेशन। हर एक बच्चा अब हमारा जो नेशन है उसके लिए एक एसेट है। विद प्रॉपर एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ ना हर स्पेशल बच्चा जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे स्टीफन हॉकिंग ना फिजिकली डिसेबल थे पर एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट बने। ठीक है, फिर हमारी जो थर्ड इसकी नीड है वो है
प्रजातंत्र की सफलता यानी सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी एवरीवन डिजर्व इक्वल राइट इंक्लूडिंग द राइट टू एजुकेशन। हर एक बच्चे को इक्वल राइट मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन के राइट के साथ, ठीक है। जैसे कि हमारी हमने पहले पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट ने ना इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा चलाया था, तो फिर ये इसीलिए चलाया था ताकि हर एक बच्चे को अपनी जो उनका एजुकेशन का राइट है ना वो मिल सके। इसका जो फोर्थ हमारा आवश्यकता है, जो हमारी फोर्थ नीड इम्पोर्टेंस है, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्पेशल एजुकेशन ऑल्सो हैव टैलेंट, प्रॉपर गाइडेंस हेल्प देम डेवलप देयर एबिलिटीज। जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना उनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, उनको ना बस प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जिससे कि वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सके। उनके पास कुछ ना कुछ तो स्पेशल स्किल होगी ही होगी। फिर है आत्मविश्वास का अवसर। अ, जैसे किसी भी बच्चे को ना विकलांगता है या फिर वो डिसेबल है, तो फिर वो ना जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना उनसे पीछे रह जाते हैं। वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उनके अंदर कि अरे हम तो इनसे बहुत अलग है, हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। पर जब हम उन स्पेशल बच्चों को उनका सही गाइडेंस करते, अच्छी मार्गदर्शन देते हैं और जो उनके गुण और जो रुचि है ना उनके अनुसार हम उनको शिक्षा देते हैं, तो फिर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है और फिर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन, क्या-क्या मेथड है जिससे हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू मेक फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट। मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रभावित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। फिर है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना। टू रिमूव इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हीन भावना होती है ना बच्चों के अंदर उसको दूर करना कि अरे नहीं ये तो कोई अलग बच्चा है, या फिर अरे मेरे अंदर तो कुछ ये नॉर्मल बच्चों की तरह मैं ये काम कर ही नहीं सकता। जो ये वाली जो भावना है ना इसको हटाना बिल्कुल। विशेष बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, टू कनेक्ट स्पेशल चिल्ड्रन विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ठीक है। उन बच्चों को बिल्कुल अलग ही नहीं रखना कि वो अपनी जो सोसाइटी है उससे जुड़ ही ना पाए। टू चेंज सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेशल चिल्ड्रन, समाज की सोच बदलना। तो ये है हमारे स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं मेथड्स क्या है, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन। तो जो इसके मेथड है वो पहला मेथड है विशेष विद्यालय यानी स्पेशल स्कूल्स। जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, स्पेशल स्कूल्स आर क्रिएटेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो बनाए ही इसलिए गए हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं ना उनके लिए बनाए गए हैं। जैसे अ, एक बच्चा वो अपने उससे पैरों से चल नहीं पाता था, तो फिर उनके लिए रैंप वगैरह बनाए गए। जो बच्चा सुन नहीं पा रहा उसके लिए ऐसे टीचर रखेगा जो उनको साइन लैंग्वेज में पढ़ाए। तो ये सारे स्पेशल स्कूल्स में होते हैं, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो है स्पेशल क्लास, विशेष कक्षा। सम चिल्ड्रंस आर गिवन एडिशनल सपोर्ट इन नॉर्मल स्कूल्स, कुछ बच्चों को सामान्य विद्यालय में अलग सहायता दी जाती है। जैसे जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं ना उनके अंदर ही जो ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ना स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करी जाती है। फिर आता है हॉबी क्लब्स। हॉबी क्लब्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, विशेष बच्चों की रुचि के अनुसार क्लब बनाए जाते हैं। जैसे कि म्यूजिक क्लब हो गया, आर्ट क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, जिससे कि जिस जिस चीज में बच्चों का इंटरेस्ट है ना वो साथ साथ वो भी डेवलप हो, सिर्फ पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, या फिर वो ये ना समझे कि अरे मैं तो इसमें मतलब एक बच्चा जैसे बहुत अच्छा गाना गाता है पर वो किसी तरीके से डिसेबल्ड है तो उसको म्यूजिक क्लब के अंदर भेज दिया गया, तो फिर जो उसकी ये वाली स्किल थी ना गाना गाने वाली और अच्छी तरह डेवलप हो गई। फिर आता है विशेष शिक्षण यानी स्पेशल टीचिंग। चिल्ड्रन आर taught थ्रू स्पेशल टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग तकनीकों से पढ़ाया जाता है।
ठीक है। अलग स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स टेक्निक्स होती है पढ़ाने की, जैसे साइन लैंग्वेज हो गया, ऑडियो लर्निंग हो गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई, इसके अंदर ये सारी आती है। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन वाला क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुस्तकों के कार्य एवं लाभ बताइए। फंक्शंस एंड एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है टेक्स्ट बुक के। पाठ्य पुस्तकों के कार्य: टू ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना। जैसे जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर उसके उससे रिलेटेड ही टॉपिक है, तो सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये है एक तो टेक्स्ट बुक का काम। फिर है टू गाइड टीचर्स, शिक्षक को मार्गदर्शन देना कि टीचर्स कैसे पढ़ाए, क्या टॉपिक पहले पढ़ाए, फिर उसके बाद क्या उनको स्टार्ट करवाना है, फिर क्या ऐसे। ठीक है, टू प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल, विद्यार्थियों को अध्ययन की सामग्री देना। जब हमारे पास लर्निंग मटेरियल होगा ना बच्चों के पास, तो वो और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन लर्निंग, अनुशासन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अच्छा हाँ, जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो जो बच्चों का एवोल्यूशन होता है ना, मूल्यांकन होता है, उसके अंदर भी हेल्प करती है। ठीक है, फिर होता है पाठ्य पुस्तकों के लाभ। आते हैं अब हम एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स पे। तो पहला जो इसका लाभ है ना, वो है स्वाध्याय की आदत, यानी बच्चों में स्वयं पढ़ने की आदत विकसित होती है। जब बच्चे के पास किताब होगी ना, तो वो खुद ही रीडिंग करेगा। तो जो सेल्फ स्टडी की हैबिट्स है ना, वो डेवलप होती है। ज्ञान की परीक्षा: जब बच्चों के पास बुक्स होंगी ना, तो वो ज्ञान की जांच में सहायता करेंगी, यानी बुक्स हेल्प्स इन एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज। बच्चों की जो नॉलेज है ना, उनको एवेल्युएट करने में हेल्प करेगी। शिक्षण को सरल बनाना, यानी टीचिंग्स बिकम्स सिस्टमेटिक एंड इजी। शिक्षा की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ना फिर एक ऐसा वो हो जाता है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें पहले क्या पढ़ाना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितना डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक वाला क्लियर है? ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय के स्रोत कौन कौन से हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है, यानी रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी क्या क्या है। तो देखो, जो समुदाय के प्रमुख स्रोत है ना, यानी रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी है, वो है जैसे समाज के विभिन्न वर्ग, ऐतिहासिक स्थान, जो मतलब पुराने जो स्थान है वो है, और सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हो गई, जो सरकारी भवन हो गए, धार्मिक स्थान हो गए, बाजार हो गए, गार्डन्स हो गए। ये सारी चीज क्या है, समुदाय के यानी रिसोर्सेज है कम्युनिटी के। तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो है टूर करके। जब बच्चे घूमते हैं, जब वो टूर्स पे जाते हैं ना, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। जैसे ना एक टीचर ना बच्चों को डाकघर लेके गया, तो वहां पे ना बच्चों ने पहली बार देखा कि जो पत्र होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो कैसे भेजे जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सभी बच्चों ने अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखा और फिर उनको भेज के देखा, तो उनको ये सारी चीज समझ में आई। फिर होता है कम्युनिटी सर्वे, यानी हाँ, सामुदायिक सर्वेक्षण। इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो जो ये है ना, समाज की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, एजुकेशन की कमी। ठीक है, फिर है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यूज। स्टूडेंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जब बच्चे बाहर जाएंगे ना, तो अलग अलग बच्चों, अलग अलग उससे लोगों से ना अलग अलग इंफॉर्मेशन लेंगे।
जैसे कि स्टूडेंट्स इंटरव्यूइंग अ डॉक्टर अबाउट हेल्थ अवेयरनेस, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, समुदाय के स्रोत कौन कौन से हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के तात्पर्य किस बारे में रहे, क्या ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन पूछ करने का। एक प्रश्न में एक ही विचार होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हमने एक ही क्वेश्चन में पूरा ही सिलेबस घुसा दिया, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे क्वेश्चन की। तो जो एक मिनट, तो जो हमारा जो क्वेश्चन है उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स, हम अपना भाग ले इसके अंदर एक्टिव हमारी पढ़ाई। पार्टिसिपेशन, हाँ, पार्टिसिपेशन, एक्टिव रहे चिंतन, क्लास में, एक्टिव रहे क्लास में। चिंतन शक्ति विकसित करना, ठीक है, विषय के प्रति उत्सुकता बढ़ाना, कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसके लिए जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाए बच्चों का। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जिससे हम क्वेश्चन निर्माण करते हैं, यानी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन का टाइप होता है वो है प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, ये नए पाठ की शुरुआत के लिए होता है, टू यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू लेसन। जैसे कि क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है, फिर उसके बारे में हम बताएंगे कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, उनके अंदर कलर्स कैसे आते हैं, वो कलर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी इसका तो हमें नाम से ही मतलब पता चल रहा है, यानी इंट्रो यानी किसी के बारे में स्टार्ट करना, ठीक है। फिर है विकासात्मक प्रश्न, यानी डेवलपमेंटल क्वेश्चन, जो कि होता है लेसन, ये जो होता है ना यूज ड्यूरिंग लेसन डेवलपमेंट के दौरान करा जाता है ये क्वेश्चन, जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। उसी चैप्टर हमने थोड़ा बहुत कर लिया, फिर उससे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये क्या चीज है, जो आगे ही एक्सप्लेन किया जाएगा उस चैप्टर में। तो ये होता है डेवलपमेंटल क्वेश्चन। फिर आता है विचारात्मक क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। ये इसमें क्या होता है, सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि पेड़ ना हो तो क्या होगा, और हम इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अगर धरती पे पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर अगर हमारे आज के टाइम में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज ना होती, मोबाइल फोन्स ना होते तो क्या होगा। तो ये हमारे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस है। फिर होता है समस्यात्मक प्रश्न, यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। तो समस्या समाधान क्षमता विकसित करते हैं। दीज डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है ना, यानी समस्या समाधान क्षमता, ये इसको डेवलप करते हैं। ये हम इसको मैथ्स के उससे ले सकते हैं। मैथ्स में ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का ना करेक्ट मेथड क्या है, जैसे हमें क्वेश्चंस पूरी क्लास से पूछना चाहिए, यूं नहीं कि बस एक ही बच्चे से हमने पूछ लिया और फिर बाकी क्लास बैठी रही, नहीं, हमें पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछना है, हमें उनको सोचने के लिए टाइम देना है। यूं नहीं कि हमने जैसे क्वेश्चन पूछा कि अगर धरती पे पेड़ खत्म हो गए तो क्या करोगे भाई तुम, फिर उसी टाइम में बिल्कुल 2 सेकेंड्स के अंदर हमने यूं पूछ कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो नहीं, ऐसे हमें उनको टाइम देना है सोचने के लिए। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं करना, अगर किसी को नहीं आ रहा उसका आंसर तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें जो अपना सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है। हमें हमने अपने जैसे हम साइंस पढ़ा रहे हैं और हम पूछने लग गए इंग्लिश के बारे में, तो नहीं, हमें ना साइंस के बारे में ही हमें अपने सब्जेक्ट के उससे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे करेक्ट मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के सही ढंग। अब हम देखते हैं विद्यालय के संदर्भ में अधिगम वातावरण, यानी लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए स्कूल में, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे स्वतंत्र, सुरक्षित और
उत्साहित महसूस कर सके। स्कूल एनवायरनमेंट शुड मेक चिल्ड्रन फील सेफ, फ्री एंड मोटिवेटेड, ठीक है। जैसे कि साफ क्लासरूम्स होने चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, हमारे जो खेल के मैदान है वो होने चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है ना स्कूल में सेफ फील करे, फ्री फील करे, खुद को मोटिवेट फील करे। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी, हमारा विज्ञान प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो फिर विज्ञान केवल किताबों से ही नहीं सीखा जा सकता, बल्कि प्रयोगशाला में प्रयोग करके बच्चे बेहतर समझते हैं। साइंस कैन नॉट बी लर्न थ्रू बुक्स, एक्सपेरिमेंट्स इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा ना तो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट को ना चुंबक वाला जो चैप्टर है ना वो समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उसको लेबोरेटरी में लेके गए, फिर उसने वहां ट्राई करा, तो उसने बिल्कुल उसी टाइम समझ लिया कि आखिरकार चुंबक काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम एक और चीज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसमें कि एसेंशियल असाइनमेंट्स ऑफ स्कूल कैंपस, यानी विद्यालय प्रांगण के आवश्यक तत्व क्या है। तो फिर जो हमारा स्कूल है वो साफ होना चाहिए, स्वच्छ भवन होना चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, प्लेग्राउंड होने चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो हम इस सारी चीजों का कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स मेक एजुकेशन इफेक्टिव। तो जो ये सारी चीजें हैं ना ये एजुकेशन को इफेक्टिव बनाती है, और जो इनका एम है ना, द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड नॉलेज। जो एजुकेशन का एम है वो सिर्फ नॉलेज ही प्रोवाइड करना नहीं है, बट ऑल्सो टू इंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है ना उसको इंश्योर करना भी है। और जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको अलग तरीके की टीचिंग नीड्स है, उनको बिल्कुल हमारी सोसाइटी से अलग करना नहीं है, हमें उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमें उनके साथ ऐसे रहना चाहिए कि जैसे वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह है, मतलब उनको बिल्कुल अलग फील ना हो। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है अब, यानी यूनिट 2 हमारी खत्म हो गई। यूनिट 1 हमारी खत्म हो गई। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो ना, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।